नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन देखते हैं कौन सा टॉपिक। आज की क्लास में अपने को नया टॉपिक शुरू करना है और मैं आपको बता देती हूँ, कल की क्लास अपनी जो है वो प्रश्नों की क्लास हुई थी। तो संधि अपन पढ़ चुके हैं और अपन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करते हैं। तो आप यदि प्रश्नों को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार चैनल पर प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अपन अगला टॉपिक शुरू करने से पहले वही देखते हैं, दो शब्द जो अपना रेगुलर का नियम है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो पारिभाषिक शब्दावली के कौन से दो शब्द आपके सामने हैं, चलकर देखते हैं। एक शब्द है टेस्टी मोनियल। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टेस्टी मोनियल या मोनियल भी लिख सकते हैं। मोनियल कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल क्या होता है? आप किसी भी संस्था में कार्यरत है और वहां पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं तो वो संस्था आपके लिए टेस्टिमोनियल जारी करती है। ये बड़ी संस्थाओं में होता है, जो बहुत अच्छी संस्थाएं होती है तो उनमें अच्छा काम करने वाले के लिए टेस्टिमोनियल का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। तो जो संस्था है वो टेस्टिमोनियल जारी करती है, इसका मतलब प्रशंसा पत्र जारी करती है। ये एक पुनर्बलन का माध्यम होता है। तो कुछ बच्चे जो क्लास देख रहे हैं वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पुनर्बलन है वो आवश्यक माना जाता है किसी भी व्यक्ति से कार्य करवाने के लिए, किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो ये एक प्रकार का पुनर्बलन ही होता है, फीडबैक मिलती है इससे। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा शब्द है TRIBUNAL। इसको ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं अपन, ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं और ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं। ट्रिब्यूनल, इसका क्या मतलब होता है? इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ तो होता है अधिकरण। देखिए, अधिकरण उस संस्था को कहते हैं, सामान्यतः एक ऐसी संस्था जो स्पेशली कुछ कामों के लिए ही बनाई जाए। जैसे अपन इस संस्था को पॉलिटिक्स में ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे एक न्यायालय है, वो न्याय करने का काम करता है, परंतु कुछ विशेष मुकदमे होते हैं, कुछ विशेष मामले होते हैं, तो उनके लिए एक विशेष अधिकरण का गठन किया जाता है। और वो अधिकरण क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ जो उसे विषय दिए गए हैं उन्हीं विषयों से संबंधित मामलों पर फैसले देगा। तो इसलिए ये एक संस्था होती है जिसका न्याय करने के लिए या फैसले करने के लिए ही इसका गठन किया जाता है। तो ये थे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द और ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में एक शब्द है अंगद। अंगद का मतलब होता है बाजूबंद। महिलाएं जो आभूषण पहनती है ना बाजुओं पर, बाजूबंद जिसे बोला जाता है, तो उसे अंगद भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अंतिम शब्द आपके सामने है अडाव। अडाव किसे कहते हैं? देखिए, अडाव वह भूमि होती है जिसको बार बार जोता जाने पर उपजाऊ कम हो जाती है। यदि या उसमें उत्पादन कम होने लगता है तो फिर उसको एक समय के लिए, एक सीजन के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। तो उस खाली छोड़ने को ही अपन क्या कहते हैं? अडाव कहते हैं। तो अपन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि बार बार भूमि को बोने से उसमें उत्पादन कम हो जाता है। अब उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए
इसलिए उसे खाली छोड़ना। अब ये खाली छोड़ना है, ये क्या कहलाएगा? अडाव। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये थे आज की क्लास के प्रमुख 4 शब्द, जिसमें टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र होता है, ट्रिब्यूनल अधिकरण होता है, और इसके साथ साथ अंगद बाजूबंद को कहते हैं। तो अडाव बार बार भूमि को बोने से अगर उसमें उत्पादन कम हो जाता है तो इसलिए उसे एक सीजन के लिए या कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो उस खाली छोड़ने को ही अपन क्या कहते हैं? अडाव की भूमि अडाव पर रखी गई है। बात करते हैं मेन टॉपिक की। और आज की क्लास में अपने को नया टॉपिक शुरू करना है, और नया टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वाक्य, जो अपना इस क्लास में हुआ नहीं है। नहीं तो अपना संडे की क्लास में हुआ है और नहीं अपना डेली क्लास में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई वाक्य होता क्या है, किसे कहते हैं वाक्य। तो अपन यहां पर कहेंगे कि व्यवस्थित, अपन यहां पर वाक्य को परिभाषित करते हुए ये कहेंगे कि व्यवस्थित व क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह को ही वाक्य कहा जाता है। सारी चीजें शामिल कर ली है मैंने इसमें। सबसे पहले तो शब्द की परिभाषा है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों की सार्थक मेल को। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द समूह हो गया। और शब्द समूह है जो सार्थक है उसका भी क्या हो? व्यवस्थित और क्रमबद्ध समय हो। व्यवस्थित और क्रमबद्ध का मतलब है कि अपने हिंदी में सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है और अंत में क्या आती है? क्रिया आती है। तो उसी प्रकार से कर्ता पहले और क्रिया अंत में, उसी प्रकार का वाक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्रिया करता है काम राम, तो ये कोई मतलब नहीं होता। हालांकि शब्दों का समूह है परंतु ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, तो इसलिए ये वाक्य नहीं माना जाएगा, ये शुद्ध वाक्य नहीं होगा। उसी प्रकार से करने जाना है सिलाई का काम राधा को, अगर इस तरीके से आप वाक्य बोलेंगे तो वो शुद्धता नहीं रहेगी। तो हिंदी वाक्य में अंत में क्रिया आती है तो अंत में ही क्रिया रखी जानी चाहिए, और प्रारंभ में कर्ता आता है तो प्रारंभ में कर्ता को ही रखा जाना चाहिए। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि व्यवस्थित व क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह को ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा की बात, नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो अपन इस सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें देखिए, मान लीजिए आपके पास शब्द है सिलाई, राधा करती है शाम को। अब इस प्रकार से अलग अलग वाक्य है आपके पास, अलग अलग शब्द है। कहीं पर सिलाई लिखा हुआ है, कहीं पर राधा, कहीं पर को लिखा हुआ है, कहीं शाम लिखा हुआ है, कहीं करती, कहीं है। अब ये शब्द है, इनको व्यवस्थित क्रम में यदि अपन लगा दें, क्या कैसे लगा दें कि राधा ये शाम जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, शाम ऐसे लिखा जाता है, शाम। तो राधा शाम को सिलाई करती है, सिलाई करती है। अब ये वाक्य बन गया। ये यहां पर बिखरे हुए शब्द थे, इनको अपनों ने जोड़ा, व्यवस्थित क्रम में रख दिया, तो अब अपना क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। अब यहां पर एक चीज और भी आती है, ये जो वाक्य है इसमें इन सभी शब्दों को अपनों ने प्रयोग किया। तो ये जब यहां पे ऐसे लिखे गए थे तब तक तो ये क्या कहला रहे थे? सभी के सभी शब्द कहला रहे थे।
अब तो ये शब्द है। अब आपसे इस वाक्य में प्रयोग करने के बाद इनमें से किसी भी शब्द का पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये पद है, शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शब्द का अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले शब्द से संबंध स्थापित हो गया। तो यदि किसी शब्द का अपने से पहले या अपने से बाद वाले किसी भी शब्द से संबंध स्थापित हो जाता है तो वह शब्द शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। सीधी सी बात है, एक शब्द को यदि अपन वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद वह शब्द शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। तो यहां पर अपनों ने देखा वाक्य कहते किसे हैं। अब अपन बात करते हैं आगे किसकी? वाक्य के अंगों की। वाक्य के अंग। अभी तक अपनों ने वाक्य के भेद शुरू नहीं किए हैं, अपन भेदों के पास नहीं आए हैं। सबसे पहले अपन वाक्य के अंग देखते हैं। तो वाक्य की परिभाषा होगी, उसके बाद अपन बात करते हैं वाक्य के अंग। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। यदि आपने सभी की सभी क्लासेस देखी हैं तो मैं उनमें बता भी चुकी हूँ, और खास तौर से विशेषण में भी मैंने ये दोनों के दोनों अंग करवाए थे। देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य और एक होता है विधेय। विधेय। और ये अपन बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है? और कोई भी भाषा इसमें शामिल नहीं है। आप इंग्लिश की बात करो तो उसका अलग रहेगा, संस्कृत की बात करो तो थोड़ा बहुत हिंदी से मिलता जुलता रहेगा, परंतु यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात करें कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? देखिए उद्देश्य की यदि अपन परिभाषा देखें तो देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता अथवा कर्ता के लिए प्रयोग किए गए विशेषण शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ इनका? सीधी सी बात, कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। अब कर्ता के साथ अपनों ने किसको शामिल किया है? कर्ता के बारे में कही गई बात को, यानी कर्ता उद्देश्य में कौन कौन आएगा? कर्ता प्लस कर्ता के बारे में कहेंगे अपन, तो कर्ता और इसके साथ साथ कर्ता के बारे में कहे गए शब्द, ये किस में जाएंगे? उद्देश्य में जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उद्देश्य किसे कहते हैं? किसी वाक्य में कर्ता अथवा कर्ता के लिए प्रयोग किए गए विशेषण शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। और अपन निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि कर्ता और कर्ता के विषय में कही गई बात या कर्ता व कर्ता के विषय में कहे गए शब्द क्या कहलाएंगे? उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं विधेय की। तो विधेय किसे कहते हैं? देखिए किसी भी वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया तथा क्रिया के लिए कहे गए शब्द विधेय कहलाते हैं। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? विधेय में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? क्रिया तथा क्रिया के या क्रिया से संबंधित शब्द, क्रिया से संबंधित
शब्द, ये किस में जाएंगे? विधेय में। वाक्य में कर्ता, कर्ता के विषय में कहे गए शब्द, और उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता के विषय में कहे गए शब्द, और विधेय में क्रिया तथा क्रिया के बारे में कहे गए शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो अब आ जाएगी, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं हैं, अपन आगे और अच्छे से इनको समझ लेंगे। देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में अपन किसको शामिल करते हैं? कर्ता को शामिल करते हैं। विधेय में किसको शामिल करते हैं? क्रिया को शामिल करते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, विधेय को क्रिया में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है अपने सामने। ठीक, देखिए, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन कौन है? कर्ता। कर्ता माने उद्देश्य, यानी ये तो हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद इस वाक्य में मोहन कार्य क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ना और होना दोनों के दोनों कैसे हैं? क्रिया शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, अब मोहन जो पढ़ता है वह पढ़ता क्या है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये विधेय के बारे में, यानी क्रिया का पता किससे चल रहा है? इससे चल रहा है। तो इसलिए इसको भी किस में शामिल कर लिया जाएगा? विधेय में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार का वाक्य पूछा गया है जिसमें ये पूरा का पूरा वाक्य विधेय में जाएगा, अकेला कर्ता किस में चला जाएगा? उद्देश्य में। उसी प्रकार से देख लीजिए एक अन्य वाक्य जो है वो, राम स्कूल जाता है। अब ये वाक्य है, तो यहाँ पर स्कूल कौन जाता है? काम कौन करता है? राम करता है। तो राम कौन हो गया? राम यहाँ पर उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब राम क्या करता है? स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है पूरा का पूरा वाक्य किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सिंपल सी बात होगी। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। मैंने यहाँ पर आपको कहा कि भाई कर्ता के विषय में कही गई बात उद्देश्य में शामिल की जाती है, जबकि क्रिया के विषय में कही गई बातें विधेय में शामिल की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। और एक वाक्य आपके सामने है मेरी बहन शर्मिला धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है। अब समझ में आएगी सारी बातें। सबसे पहले तो आप इसमें ढूंढिए कर्ता को। कर्ता कौन है? देखिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का काम हो रहा है। अब ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं या मेरी बहन कर रही है? अब बहन कर रही है, और बहन का नाम क्या है? शर्मिला है। तो यहाँ पर शर्मिला कौन हो गई? कर्ता हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये कर्ता होगी। अब क्रिया कौन सी है? पढ़ती है। तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब कर्ता माने उद्देश्य, और क्रिया माने विधेय। अब इस वाक्य में देखिए आप, शर्मिला कौन है, इसके बारे में क्या बात कही गई है? वह मेरी बहन है। ठीक है, तो मेरी बहन शर्मिला, यानी कर्ता के विषय में ये 2 शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। तो इनको भी अपन किस में शामिल कर लेंगे? उद्देश्य में शामिल कर लेंगे। यानी कर्ता और कर्ता के विषय में कहे गए शब्द सभी के सभी किस में जाते हैं? उद्देश्य में जाते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार से पढ़ती है, ये तो क्या है, क्रिया शब्द है, और ये तो प्रत्यक्षतः विधेय में जाएंगे। अब इसके बारे में कही गई बात, ये क्या पढ़ती है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है। तो ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है, पूरा का पूरा वाक्य किसमें चला जाएगा, विधेय में चला जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं वाक्य। एक वाक्य आपके सामने है कि रामा की बहन नीतू हमेशा स्कूल जाती है। अब देखिए वाक्य है, यहां पर क्रिया कौन सी हो रही है, स्कूल जाने की क्रिया हो रही है, और ये क्रिया कर कौन रहा है, रामा या उसकी बहन। रामा की बहन नीतू हमेशा स्कूल जाती है, यानी स्कूल कौन जाता है, नीतू जाती है। अब नीतू क्या होगी, कर्ता होगी, यहाँ पे कर्ता माने उद्देश्य। ठीक है, अब ये नीतू कौन है भाई, ये रामा की बहन है। तो ये रामा की बहन, ये जो तीन शब्द नीतू के लिए प्रयोग हुए हैं, अर्थात उद्देश्य के लिए प्रयोग हुए हैं, तो इनको भी किस में शामिल कर लिया जाएगा, उद्देश्य में शामिल किया जाएगा। और इधर देखिए जाती है, ये क्रिया है, और क्रिया माने विधेय, क्रिया माने विधेय हो गया। अब ये जो विधेय है उसमें किसके बारे में बात हुई है कि हमेशा स्कूल जाती है। तो इस जाना है क्रिया के बारे में दो चीजें, दो शब्द और प्रयोग में लाए गए हैं। कौन से, हमेशा स्कूल। तो ये पूरा का पूरा किसमें शामिल किया जाएगा, विधेय में। तो रामा की बहन नीतू तो उद्देश्य हो जाएगा, और हमेशा स्कूल जाती है ये विधेय हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूं अब आपको उद्देश्य व विधेय बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आ गया ना? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यदि आपको बताइए कि आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए यहां पर हो गया ये चीज। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया, तो एक चीज और ऐड कर लेते हैं, है ना। ये समझ में आ गया तो देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, और उद्देश्य क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, कर्ता को कहते हैं। और यदि कर्ता के बारे में कोई बात कही जाती है, कर्ता के बारे में कही गई बात अपनों ने किसमें शामिल की, उद्देश्य में ही। अब यहां तक समझ में आ गया कि जाएगी तो उद्देश्य में ही, परंतु किस में जाएगी, उद्देश्य के उपभेद में, और उसे बोला क्या जाएगा, उद्देश्य का विस्तार। अब ये चीज मैंने यहां पर क्यों बताई है, क्योंकि एक साथ यदि पूरी बात बता दी जाती तो हो सकता था समझ में नहीं आए। अब आपको वो चीजें समझ में आई है, तो अब आप उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर कर्ता कौन है, उद्देश्य, परंतु कर्ता के बारे में कही गई बात किस में चली जाएगी, उद्देश्य के विस्तार में चली जाएगी। और जरूरी नहीं है कि इतना डीपली प्रश्न पूछा जाए। इस प्रकार की उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार, इस प्रकार की चीजें तभी पूछी जाएगी जब आपसे एग्जामिनर गहराई में कोई बात पूछना चाहता हो, आपसे जानना चाहता हो कि आप कितना कुछ पढ़कर आए हैं, तभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्यथा रेट की एग्जाम में और एसआई की एग्जाम में जो इतना गहरा नहीं पूछा जाएगा, उद्देश्य का विस्तार नहीं पूछा जाएगा, सीधा आपसे अलग करवाया जाएगा कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, इस वाक्य में विधेय क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब अपन दूसरी बात करते हैं। दूसरा कौन है, विधेय है। ठीक है, विधेय किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्रिया के बारे में कही गई बात। तो क्रिया के बारे में कही गई बात उसी प्रकार से जैसे ये उद्देश्य के विस्तार में गई, इसको अपन किस में शामिल कर लेंगे, विधेय के विस्तार में शामिल कर लेंगे।
यानी वो क्या मान लिया जाएगा, विधेय का विस्तार मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको भी अपन वाक्यों के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले तो अपन उसी वाक्य को देखेंगे जो अपन अभी देख कर आए हैं। ठीक है, अपन अभी कौन सा वाक्य देख कर आए थे, रामा की बहन नीतू स्कूल जाती है, उसी वाक्य को देख कर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रामा की बहन नीतू हमेशा स्कूल जाती है। अब ये वाक्य है, तो अब स्कूल कौन जाता है, नीतू जाती है, और नीतू कौन है, कर्ता है। नीतू के बारे में कौन से शब्द कहे गए हैं, नीतू के बारे में बात बताई गई है कि भाई वह रामा की बहन है, ये बात हमें बताई गई है। तो इसलिए यहां पर नीतू कर्ता माने उद्देश्य, और ये कर्ता के विषय में कही गई बात, कर्ता के बारे में कही गई बात है, ये कही गई बात। तो ये कर्ता के बारे में कही गई बात माने उद्देश्य का विस्तार, बस यही चीज है। ये अपन देख चुके थे अभी थोड़ी देर पहले, अपनों ने इसको भी उद्देश्य में ही शामिल किया, और मैं आपको बता देती हूं इसको उद्देश्य में ही शामिल किया जाता है। हाँ, अगर अलग से विकल्प आ जाए उद्देश्य के विस्तार का, तब ही आप इतनी गहराई में जाएंगे, अन्यथा रामा से लेकर नीतू तक आप पूरे के पूरे वाक्य को उद्देश्य में ही शामिल करेंगे। उपभेदों से संबंधित बहुत कम बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर हुआ कि रामा की बहन नीतू जो है वो क्या हुई, नीतू तो हो गई उद्देश्य, और रामा की बहन ये हो गए उद्देश्य का विस्तार। उसी प्रकार से अब देखिए, हमेशा स्कूल जाती है, अब क्रिया कौन सी हो रही है, जाती है क्रिया हो रही है। तो अब जाना है जो हो गया वो तो क्रिया हो गया, और क्रिया माने विधेय हो गया। और विधेय के बारे में कौन सी बात कही है, हमेशा स्कूल, तो ये बात कौन सी है, विधेय के बारे में कही गई बात है ये, तो माने विधेय का विस्तार, बस ये चीज है। आपसे यदि मोटी मोटी बात पूछना चाहता हो तो ये पूरा उद्देश्य में, ये पूरा विधेय में, और यदि डीपली पूछना चाह रहा हो तो कर्ता तो सिर्फ आ जाएगा उद्देश्य में, और उसके बारे में कही गई पूरी की पूरी बात किस में चली जाएगी, उद्देश्य के विस्तार में। और इसके साथ साथ अगर क्रिया है अकेली तो वो तो किस में चले जाएगी, विधेय में, और क्रिया के बारे में कही गई पूरी की पूरी बात विधेय के विस्तार में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन एक वाक्य और देख लेते हैं। देखिए, अब यहां पर एक वाक्य आपके समक्ष और है, और वाक्य ये है, कौन सा वाक्य है, हवा का तेज झोंका सब कुछ उड़ाकर ले गया। कभी भी किसी भी नए वाक्य को देखकर, अलग से वाक्य को देखकर घबराना नहीं है, उसके अंदर घुसना है। मुसीबतों को पार तभी कर सकते हो जब उनका सामना करोगे। हवा का तेज झोंका, अब देखिए, सब कुछ उड़ाकर ले गया। उड़ाकर ले जाने का काम किसने किया है, झोंके ने किया है, तो झोंका कौन हुआ, यहां पर उद्देश्य हुआ। ठीक है, कर्ता काम झोंके ने किया तो कर्ता माने उद्देश्य। अब यदि अपन यहां पर देखें तो झोंका कौन सा था, कैसा था। अब ये झोंके के बारे में बात कही गई है कि हवा का तेज झोंका था, तो इसलिए वो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा उद्देश्य का विस्तार में,
ये उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और यदि ये विकल्प में नहीं है उद्देश्य का विस्तार, तो इस पूरे के पूरे को किस में शामिल कर लोगे? उद्देश्य में शामिल कर लोगे। आप देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सी है? उड़ाना, लेना, जाना, ये तीनों क्रिया हैं। तो ये तीनों किस में चली जाएगी? विधेय में चली जाएगी, विधेय में चली जाएगी। और ये उड़ाकर लेकर क्या गया? सब कुछ। तो इसलिए ये किस में चले जाएगा? विधेय का विस्तार में, ये विधेय का विस्तार में चला जाएगा। और ये भी अपने को तभी देखना है विधेय का विस्तार जब इस प्रकार का विकल्प हो, नहीं तो इस पूरे के पूरे वाक्य को किस में शामिल करना है? विधेय में शामिल करना है। तो उम्मीद करती हूं अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं कल कि आपको कितना समझ में आया है। तो पहले आप आज रिवीजन कीजिए, फिर एक दो वाक्य अपन कल और देखेंगे, जिसके माध्यम से यदि आप वो सही कर पाते हो तो हो सकता है आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।